Now move on to fourth and last colligative property, that is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन P से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो ये टर्म आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ रखी है। तो जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले अपन एक और टर्म पढ़ेंगे जो कहलाती है ऑस्मोसिस। जब तक अपन को ऑस्मोसिस के बारे में नहीं पता होगा तब तक अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले अपन यहां पर टर्म पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। अब आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस में कुल मिलाकर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑस्मोसिस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑस्मोसिस में फ्लो किसका होता है? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो फ्लो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखने की है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कहां से कहां होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और थर्ड चीज जो अपन को याद रखनी है यहां पर ऑस्मोसिस में, कि जो फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो होता है। तो अगर मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करा है? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब आप यहां पर देखिए, आप सबको पता होगा जब भी फ्लो होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। अगर मैं वाटर के फ्लो की बात करूं तो वाटर का फ्लो हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड होता है। अगर मैं हीट के फ्लो की बात करूं तो हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। अब अगर मैं ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के फ्लो की बात करूं तो सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है। या मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल दूं, जहां पर ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से लेकर जहां पर कम सॉल्वेंट है वहां तक फ्लो होगा। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कहां से कहां होगा? ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ होगा। अब आप देखिए डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा है? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताइए, सॉल्वेंट है मतलब प्योर सॉल्वेंट है, फ्लो कहां से कहां हो रहा है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी मौजूद होगा, सॉल्वेंट भी मौजूद होगा। मतलब मैं कह सकता हूं जहां पर ज्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट का वहां से लेकर फ्लो होगा कहां तक? जहां पर सॉल्वेंट का कम अमाउंट है। तो ज्यादा कहां पर है? सॉल्वेंट में। कम सॉल्वेंट का अमाउंट कहां पर है? सॉल्यूशन में। तो फ्लो कहां से कहां हो रहा है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहां पर मैंने एक और टर्म लिखा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताइए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? ज्यादा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का अमाउंट है कम। तो फ्लो कहां से कहां हो रहा है? ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट तक हो रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म लिखी है मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ करती है। इसका मतलब यह है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही फ्लो कर सकते हैं। और अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ओरिजिन एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है और वेजिटेबल ओरिजिन भी हो सकता है। बहुत बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से भी इसको बनाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अपन बोल सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की मदद से भी इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब एक और टर्म आती है यहां पर डेफिनेशन में, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नेट फ्लो का मतलब क्या है? इसको अपन डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है।
डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक चेंबर है या कह दो एक कंटेनर है। इस कंटेनर को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ए और बी, और बीच में मैंने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में मैंने क्या इंसर्ट कर दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंसर्ट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे एसपीएम, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसपीएम। अब जो कंटेनर का ए पार्ट है उसमें मैंने क्या फिल कर दिया, प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया। कंटेनर का जो बी पार्ट है उसमें मैंने क्या फिल कर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का ए साइड में ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का बी पोर्शन में कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो कहां से कहां हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ करेगी। मतलब मैं कह सकता हूं ए पोर्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो अपन कह सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो ए टू बी पॉसिबल है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पोर्शन बी में भी तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी पोर्शन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मौजूद हो वो ए पोर्शन की तरफ भी आ जाए। हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके फ्लो को अलाउ करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को अलाउ करेगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर भी हैं उधर भी हैं, तो ए वाले पार्टिकल्स बी की तरफ भी जा सकते हैं, बी वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स ए की तरफ भी आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्लो होगा वो तो दोनों तरफ होगा, ए से बी भी होगा और बी से ए भी होगा। पर जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो कहां से कहां होगा, नेट फ्लो जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो नेट मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो नेट फ्लो है वो कहां से कहां है, ए टू बी। तो मैंने इस एरो को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेट फ्लो सॉल्वेंट का कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है ओनली फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट विद अनइक्वल रेट, और फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट विद इक्वल रेट। अब आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं कह सकता हूं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। कैसे कह सकता हूं, एक बार आप थर्ड ऑप्शन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट विद अनइक्वल रेट। साफ साफ नजर आ रहा है दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है, पर जो रेट है, नेट फ्लो है, वो किस तरफ है, ए से बी। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछ सकता है। अब कुल मिलाकर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी अपन ने यहां पर नोट डाउन कर ली है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये एक बार देख लेते हैं अपन। तो अगर मुझे ऑस्मोसिस को डिफाइन करना हो तो मैं बोल सकता हूं नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देखिए, जो मैंने थर्ड डेफिनेशन बोली, क्या बोली, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इस डेफिनेशन में कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि किसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यह कहीं भी मेंशन नहीं है। यह कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का है, किसका कंसंट्रेशन है। यह डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, पर यह कंसंट्रेशन किसका है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे ये जो कंसंट्रेशन दे रखा होगा वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो थर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑस्मोसिस की, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और फोर्थ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो फ्लो है, ये जो नेट फ्लो है, ये कब तक होता रहेगा। ये जो नेट मूवमेंट है ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो चुकी है तो क्या ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। पर हां मैं ये कह सकता हूं कि फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ए से बी भी होगा और बी से ए भी होगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो चुकी है तो ऑस्मोसिस तो नहीं होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो। नेट फ्लो नहीं होगा, पर मैं कह सकता हूं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो ए से बी और बी से ए होगा और इक्वल रेट से होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक टर्म डिफाइन करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही क्या है, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिसे अपन अप्लाई करें ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिसे अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस रुक जाता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर मिनिमम प्रेशर कहां पर अप्लाई करें, ए कंपार्टमेंट में अप्लाई करें या बी कंपार्टमेंट में अप्लाई करें। तो एक एक करके दोनों में अप्लाई करके देखते हैं। अगर ए में अप्लाई करेंगे तो क्या ऑस्मोसिस रुक रहा है, बी में अप्लाई करेंगे तो क्या ऑस्मोसिस रुक रहा है, ये अपन दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो नेट फ्लो है सॉल्वेंट का वो कहां से कहां हो रहा है, ए से बी। अगर नेट फ्लो ए से बी हो रहा है तो मैं कह सकता हूं ए कंपार्टमेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और बी कंपार्टमेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कह सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा ए कंपार्टमेंट पर। एक्सटर्नल प्रेशर कहां पे अप्लाई करा, ए कंपार्टमेंट पे अप्लाई करा, और मुझे पता है नेट फ्लो है ए से बी। अगर मैं ए कंपार्टमेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो होगा क्या, ए कंपार्टमेंट में लिक्विड का फ्लो वैसे ही कम हो रहा था। अब अगर मैं और प्रेशर अप्लाई करने लग जाऊंगा तो ये लेवल जो है ये और तेजी से कम होगा।
अगर ए कंपार्टमेंट का लेवल और तेजी से कम होगा प्रेशर अप्लाई करने पर, तो कह सकता हूं जो फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ये और ट्रिगर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मुझे तो फ्लो को रोकना था, प्रेशर अप्लाई करने पर ये तो फ्लो ट्रिगर हो गया, तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर मैं ए कंपार्टमेंट पे तो अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर अप्लाई करने से ऑस्मोसिस रुक नहीं रहा है बल्कि ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बी कंपार्टमेंट की। तो बी कंपार्टमेंट में मैंने क्या करा, एक यहां पर मैंने पिस्टन लगा दी, और ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है। कैसी पिस्टन है? फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या अप्लाई करा? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी एक्सटर्नल से। अब आप समझना इसको। सपोज करो मैंने इस पिस्टन पर जरा सा प्रेशर लगाया, मुझे समझ में आ रहा है फ्लो ए से बी हो रहा है, ए का लेवल डिक्रीज हो रहा है, बी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर बी का लेवल इंक्रीज होगा तो मुझे पता है पिस्टन भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मैंने क्या करा, इस पिस्टन पर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा, जरा सा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस पिस्टन पर थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा तो कह सकता हूं पहले पिस्टन ऐसे जा रहा था, अब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर पिस्टन जो ऊपर जा रहा था वो थोड़ा धीरे जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा। मैंने थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करा यहां पर, तो कह सकता हूं पिस्टन का मूवमेंट थोड़ा और धीरे होगा। पहले ऐसे जा रहा था, अब थोड़ा और धीरे होगा। तो मैं कह सकता हूं नेट मूवमेंट अब थोड़ा और कम होगा। थोड़ा और प्रेशर लगाया तो पिस्टन का मूवमेंट थोड़ा और कम होगा, नेट मूवमेंट थोड़ा और कम होगा। तो ऐसे प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा जब पिस्टन का मूवमेंट रुक जाएगा, और जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर पिस्टन का मूवमेंट रुक गया, मतलब मैं कह सकता हूं बी कंपार्टमेंट में लिक्विड का लेवल राइज होना बंद हो जाएगा। तो जो नेट फ्लो है सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो कहां पर लगाया जाए, सॉल्यूशन साइड पे लगाया जाए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को सिंपल डिफाइन करूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो प्रेशर जिसके कारण ऑस्मोसिस रुक जाए उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कहां पे लगाना है, सॉल्यूशन साइड पे लगाना है। ये बात क्लियर है? तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अपन ने लगाया था, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि जो नेट फ्लो है वो रुक जाएगा, या जो फिनोमिना हो रहा है ऑस्मोसिस वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज मुझे यहां पर समझ में आ गई थी कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाता हूं तो जो नेट फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ए से बी या बी से ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर सोचते रहना आप। सपोज करिए मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाऊंगा
तो मैं कह सकता हूं ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाया तो कह सकता हूं ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बी का लेवल राइज होगा, तो कह सकता हूं जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो ए से बी होगा और ए का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाया तो कह सकता हूं पिस्टन का मूवमेंट रुक जाएगा, बी का लेवल राइज होना बंद हो जाएगा, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का 0 हो जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं ये पिस्टन अब नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लगेगा तो कह सकता हूं बी का लेवल डिक्रीज होने लगेगा। अगर बी का लेवल डिक्रीज होने लगेगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का वो अब बी से ए की तरफ होगा। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर लगाया तो पिस्टन का मूवमेंट रुक गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगाया तो पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं तो पिस्टन का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। और अगर पिस्टन का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा तो मैं कह सकता हूं जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अब वो बी से ए की तरफ होगा। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सोल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम सोल्यूशन to solvent, which is known as reverse osmosis, और इसे ही अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RO। This method is used to obtain normal water from saline water or sea water। अच्छा, अब एक और चीज समझ में आ रही होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस जब अपन करा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो होगा क्या, एक्सटर्नल प्रेशर अपन ज्यादा लगा रहे हैं तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इस पर फोर्स पड़ेगा। तो जब भी अपन रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हैं तो अपन कोई सी भी नॉर्मल सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं करते हैं। अपन सेमी परमिएबल कौन सी यूज करेंगे, जो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होगी। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस इज वेरी हाई, full stop. Therefore, a workable porous membrane of cellulose acetate is used as semi-permeable membrane. Therefore, a workable porous membrane of cellulose acetate is used as semi-permeable membrane. Clear है यहाँ तक?